हेलो बच्चों, तो काफ़ी दिन के बाद आज ये वीडियो आपको मिल रहा है। बीच में क्या वैष्णो देवी गए, थोड़ा तबीयत गड़बड़ हुई, बहुत सारे डिस्टरबेंस थे। फाइनली अब जो है सब कुछ ठीक है। ठीक, तो एक बार फिर आपके पास फर्स्ट ईयर का है ये वीडियो। पहली यूनिट जो है उसमें एक टॉपिक जो क्या था, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ फार्माकोपियल सब्सटेंस एंड इट्स इफेक्ट। ये टॉपिक आपका क्या है, फर्स्ट यूनिट में छूट गया था। ठीक, तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी कहाँ से पढ़े, वहाँ पे समस्या है। अदरवाइज जब मैंने लिमिट टेस्ट पढ़ाए थे, लिमिट टेस्ट के सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं। ठीक, IUPAC का भी, क्योंकि यूनिट 5 से आपका क्या है, IUPAC हेट्रोसाइक्लिक का स्टार्ट हो जाएगा। तो IUPAC बहुत अच्छे से देख लेना, कहीं कोई समस्या आती है तो आप बताना, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो फिलहाल आज जो है पहली यूनिट आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सेशनल आप लोगों के होने वाले होंगे दिसंबर में। कब से हैं वो डेट और कितना सिलेबस है फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का, वो मुझे बता देना, ताकि आपके उससे पहले मैं आपका कवर करा सकूं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है इम्प्योरिटी क्या होती है। ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं जब हमने पढ़ा है लिमिट टेस्ट। ठीक, फिर भी इस टॉपिक का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। इम्प्योरिटी का मतलब ही होता है अनडिजायर्ड पार्टिकल। क्या होता है, अनडिजायर्ड पार्टिकल, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो इम्प्योरिटी है। मतलब जैसे सपोज करो घर में चावल दाल बनता है, चावल दाल में अगर कंकड़ आ जाए तो क्या उस चावल में या दाल में कंकड़ की ज़रूरत है? नहीं है। इट मीन्स वो क्या है, अनडिजायर्ड, अनरिक्वायर्ड, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है, चावल की इम्प्योरिटी है, चावल में इम्प्योरिटी हो गई। राइट, अब कोई चीज़, जैसे अब हम लोग क्या है यहाँ पे बात कर रहे हैं फार्मेसी के हैं, तो फार्मेसी हमेशा अगर बात करता है तो किस चीज़ को ध्यान में रख के, हमेशा ध्यान में रखता है ड्रग को। इम्प्योरिटी केमिकल सब्सटेंस में ये कई तरह की हो सकती है। अब मान लिया कोई पैरासीटामॉल है सपोज करो, मीन्स ऐसा नहीं है कि अनडिजायर्ड सिर्फ गलत चीज़ ही होती है, सही चीज़ भी हो सकती है। जैसे आपको 5 ग्राम खाना है, 5 ग्राम पैरासीटामॉल की टैबलेट या 500 mg खाना है किसी को वेट के हिसाब से, और 650 mg आपने खा लिया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। खाया आपने पैरासीटामॉल है, अच्छी चीज़ खाई है, अच्छी चीज़ खाई है, लेकिन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाई है, तो जो ऊपर का 150 mg हुआ दैट इज़ इम्प्योरिटी। छेने के रसगुल्ले आप खाते हो, खाने के लिए भाई अच्छी चीज़, एनर्जी आती है उससे। ठीक, एनर्जी आ रही है इसलिए हमने खाया, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। राइट, इसीलिए चीज़ें लिमिट में, जब भी कोई इम्प्योरिटी जब तक लिमिट में होती है तब तक वो इम्प्योरिटी नहीं कहलाती है। जहाँ लिमिट से बाहर हुई वही तो टेस्ट करते हैं लिमिट टेस्ट में। ठीक उसी तरह से जब तक कोई चीज़ लिमिट के अंदर है तब तक वो इम्प्योरिटी नहीं होती। जहाँ वो लिमिट के बाहर हो गई वैसे ही वो इम्प्योरिटी, मतलब अनडिजायर्ड, अति हर चीज़ की खराब होती है, वो कुछ भी हो। ठीक, अब ये कई तरह से सोर्स क्या है इनके, कई तरह से हो सकते हैं। जैसे जब कोई केमिकल सिंथेसाइज किया जा रहा है या कोई ड्रग फॉर्मुलेट की जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, कोई चीज़ आप बनाने जाते हो, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ता है किसका, कच्चे मटेरियल की, रॉ मटेरियल। ठीक, रॉ मटेरियल जिससे हम चीज़ें मिलकर कर बनाते हैं। अब रॉ मटेरियल, सपोज करो एग्जांपल लो, घर में चावल आपने लिया, तो कच्चा चावल आपका हो गया रॉ मटेरियल। जब कुकर में चढ़ाया, पानी डाल के सीटी मारी, उसके बाद जब सीटी निकाली आपने देखा, अब उसमें मान लिया किसी तरह से कुछ चावल कच्चे हैं, होता ना, कुछ चावल नहीं पकते हैं, ख़राब ग्रेड के आ जाते हैं, नहीं पक पाते हैं ना, या जैसे छोले बनाने जाओ, मटर बनाने जाओ, कुछ ऐसी मटर या चने होते जो नहीं पूरी तरह से बॉयल होते हैं, तो वो क्या है, उसके अंदर की इम्प्योरिटी। मतलब रॉ मटेरियल आर यूजुअली प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल के ही फॉर्म में, मतलब वो रिएक्शन में हेल्प ना करे, रिएक्शन में हेल्प ना करे, उसी फॉर्म में
अगर फाइनल प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होता है, चावल फाइनल तक अगर कच्चा है तो वो उसकी इम्प्योरिटी होगी। और इम्प्योरिटी किसकी? रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट तक एज इट इज़ पहुंच गया, प्रोसेस नहीं हुआ। बात समझ गए? इम्प्योरिटी फ्रॉम विच द सब्सटेंस प्रिपेयर्ड, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल एक और लो, जैसे रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट अपना क्या है? नमक, है ना, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं। अब जब इसकी रॉक सॉल्ट अगर रॉ मटेरियल के फॉर्म में लिया जाए, ठीक, कोई रॉक ले ली गई, रॉक का टुकड़ा ले लिया गया, पत्थर ले लिया, जिससे हमको बनाना है सोडियम क्लोराइड। अब किसी भी रिएक्शन को अगर हम करते हैं तो उसमें प्यूरिफिकेशन स्टेप होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, जब आप रिएक्शन करने जाओगे, लैब में जाओगे, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। जब आप किसी चीज़ का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो तो उसके बाद देखो, उसको या तो पानी से धोया जाता है या फिर अल्कोहल से धोया जाता है। बाद में जब रिक्रिस्टलाइज हो गया, जब आप फिल्टर पेपर पे रखते हो, वो क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि वाटर से, इसलिए क्योंकि वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो हैं वो सारी की सारी फिल्टर होकर नीचे आ जाएं और आपको जो प्रेसिपिटेट रिक्रिस्टलाइज फॉर्म आया है वो प्योर फॉर्म में मिल जाए। अल्कोहल से क्या होगा? अगर अल्कोहल से रिलेटेड जो भी इम्प्योरिटी है अल्कोहल सॉल्युबल, वो सारी घुल के नीचे चली जाएं और आपको प्योर फॉर्म में, इसीलिए प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। अगर प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? रॉ मटेरियल एज इट इज़ फाइनल प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। अब रॉ में रॉक है सिंपल, उसमें कैल्शियम सल्फेट भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। सोडियम क्लोराइड की जब हम प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। अगर बराबर प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया, बराबर प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया, तो जब आप फाइनल प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड लोगे तो उसमें इम्प्योरिटी मिलेगी किसकी? कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कहाँ है? ये रॉ मटेरियल में है। बात समझ गए? रॉ मटेरियल क्या है? रॉक, जो पत्थर जिससे हम बना रहे हैं। ठीक, जैसे दूसरा एग्जांपल की बात अगर करें, कहीं पे भी अगर हम सोडियम के ट्रेसेस, सोडियम से रिलेटेड सिंथेसिस करते हैं कहीं भी, और रॉ मटेरियल में हमने लिया सोडियम क्लोराइड, प्यूरिफिकेशन अगर नहीं किया तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिलेगी, उसमें ट्रेसेस ऑफ क्लोराइड मिलेंगे। तो वो क्या है? रॉ मटेरियल में हमने लिया सोडियम क्लोराइड, तो रॉ मटेरियल की इम्प्योरिटी हमको फाइनल प्रोडक्ट में देखने को मिलती है। तो ये क्या है? इम्प्योरिटी। ठीक, दूसरी बात करें, रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब बहुत सारे ऐसे रिएजेंट हैं जो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किए गए और सही से प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ तो वो रिएजेंट क्या होंगे? इफ़ रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड बाय वॉशिंग मे बी फाइंड इन फाइनल प्रोडक्ट। अब जैसे कोई भी चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, सपोज करो ये कोटिंग पैन है, ठीक, ये आपका कोटिंग पैन है कुछ इस तरह से, ये आपकी क्या है? रॉड है, जिससे क्या है? कोटिंग मटेरियल स्प्रे किया जा रहा है और इस पैन में ये ढेर सारी टैबलेट हैं, ठीक, ये स्प्रे हो रहा है। अब इसको जब निकाला गया, इसमें जो प्रीवियस प्रोडक्ट बना था, अगर इसकी वॉशिंग अच्छे से नहीं की गई तो प्रीवियस प्रोडक्ट का ट्रेस इस मटेरियल में मिलेगा, क्योंकि कोटिंग पैन में जो लगा है वो यहाँ पे लग जाएगा वापस से, तो उस रिएजेंट की इम्प्योरिटी मिल जाएगी कहाँ पे? इन टैबलेट्स में। जैसे सपोज करो क्या है, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों सॉल्युबल है, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिएटेड मर्करी मिलेगा। क्या है? अमोनिएटेड मर्करी क्लोराइड मिल जा रहा है, जो कि प्रेसिपिटेट है प्रेसिपिटेट। अगर इसको अच्छे से प्यूरिफाई नहीं किया गया तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इम्प्योरिटी मिलेगी। रिएजेंट क्या लिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मर्करी क्लोराइड लिया हमने, बना का अमोनिएटेड मर्करी, जो कि प्रेसिपिटेट हो गया और अमोनियम क्लोराइड जो है आपका बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। लेकिन अगर इसकी अच्छे से प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया तो इसमें ट्रेस मिलेगा किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। दैट इज़ क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट यूज़ किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बनने में हेल्प अमोनिएटेड मर्करी क्लोराइड बना रहा है।
बात समझ गए? तो ये टाइप है इम्प्योरिटी किसकी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काहे की मैन्युफैक्चरिंग, कोई केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग कर लो, कोई टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर लो, कोई ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर लो, वहाँ पे कई टाइप्स आते हैं। जैसे बात करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल की। स्टार्टिंग मटेरियल सिंथेसाइज किया गया मीन्स रॉ मटेरियल जो हमने लिया, इसी का टाइप है रॉ मटेरियल जो एक्सप्लेन किया गया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टार्टिंग मटेरियल, मान लिया कोई भी पाउडर लिया गया टैबलेट बनाने में, टैबलेट बनाने में वेरियस टाइप के स्टेप्स काम करते हैं। अगर बात की जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया है बाद में बोलोगे सर आप तो सामने थे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। ठीक, थोड़ा सा मिटाऊंगा थोड़ा समझाने के लिए, एक जरूरी है एक ब्रीफ आइडिया लेना इन चीज़ों का। ठीक, थोड़ा सा आइडिया ब्रीफ लेना ज़रूरी है। और आप लोग अपने सेशनल का जो टॉपिक है, जो टॉपिक आने वाला है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ताकि मैं आपके सेशनल से पहले वो कवर करा सकूँ, है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा तेज़ चलने की ज़रूरत है। देखो, जब भी बात करते हैं कोई केमिकल जब मान लिया कोई ड्रग अगर आपको बनानी है ना, ड्रग में हमने मान लिया टैबलेट की बात करते हैं अगर हम, कि टैबलेट हमको बनानी है। अब टैबलेट में रॉ मटेरियल लोगे पहले, है ना, तो आपने रॉ मटेरियल लिया। रॉ मटेरियल सबसे पहले किस में जाएगा, ग्रेनुलेशन में जाएगा। ग्रेनुलेशन में वेरियस स्टेप्स होते हैं, धीरे धीरे जब पढ़ाएंगे आगे तो बताते जाएंगे आपको। ग्रेनुलेशन के बाद ये जाएगा आपका कॉम्पैक्शन में, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन, है ना। कंप्रेशन करके यहाँ पे पहली बार ये बनता है टैबलेट। ठीक, कंप्रेशन के बाद आपका जाता है कोटिंग में। एक बार क्या सारे स्टेप्स जानने जरूरी है ना। कोटिंग के बाद आपका जो स्टेप आता है दैट इज इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के बाद ये आता है आपका पैकिंग। ठीक, ये सारे स्टेप्स हैं। अब रॉ मटेरियल से लेके पैकिंग तक के बीच में जितने भी स्टेप्स हैं दीज आर इन प्रोसेस। क्या हैं, इन प्रोसेस। या आप एक तरह से रॉ मटेरियल से लेके कोटिंग तक को बोल दो, क्यों, क्योंकि टैबलेट की कोटिंग हो गई। ठीक, इन प्रोसेस हर स्टेप रॉ मटेरियल से ग्रेनुलेशन के बीच का जो प्रोसेस होगा, जो भी वेरियस स्टेप्स होंगे वो होंगे ग्रेनुलेशन के इन प्रोसेस। ग्रेनुलेशन से कंप्रेशन तक के जो इन प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, इन प्रोसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनल ग्रेनुल जाता है कॉम्पैक्शन में। ठीक, अब स्टार्टिंग मटेरियल हमने रॉ मटेरियल लिया, अब कॉम्पैक्शन जब टैबलेट किया तो रॉ मटेरियल एज इट इज़ इसका इम्प्योरिटी कॉम्पैक्शन में मिल गया। अब जब कॉम्पैक्शन में मिलेगा तो टैबलेट में आपका क्या होता है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट। ठीक, अब अगर रॉ मटेरियल एज इट इज़ यहाँ पे मिल गया, मतलब टैबलेट में रॉ मटेरियल ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा एपीआई कंटेंट कम हो जाएगा, या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट कम हो जाएगा। डिसइंटीग्रेटिंग कम में हो जाएगा तो टैबलेट बॉडी के अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक नहीं होगी। ठीक, तो स्टार्टिंग मटेरियल इम्प्योरिटी प्रेजेंट स्टार्टिंग मटेरियल ऑर्गेनिक सिंथेसिस विल बी अपीयर इन फाइनल प्रोडक्ट। किसी तरह की इम्प्योरिटी अगर फाइनल प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट करती है तो दैट इज स्टार्टिंग मटेरियल इम्प्योरिटी। इंटरमीडिएट की बात करें, कहीं पे भी अगर बात की जाए तो मैंने पहले कहा है कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हो, मान लिया A प्लस बी मिला के क्या बन गया, BA बन गया, है ना, प्लस C निकल गया। इस तरह से अगला स्टेप फिर से हुआ, B यहाँ पे D डाला हमने इंग्रेडिएंट, BD मिल गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये आपका इंटरमीडिएट स्टेप है, आपको ये बनाना है। ये बनाने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा, डायरेक्ट का कोई स्टेप नहीं है। अब यहाँ पे अगर प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया तो A आपका यहाँ पे भी मिलेगा। इससे आपने ये बनाया BD, BA बन गया यहाँ पे, तो BD बनाया तो ये A यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, मीन्स जो इंटरमीडिएट का या C यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इंटरमीडिएट का स्टेप, इन प्रोसेस स्टेप मीन्स इन प्रोसेस में अगर कोई प्रोडक्ट बना है और वो फाइनल प्रोडक्ट के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इम्प्योरिटी। ठीक, रिएक्शन वेसल की बात की जाए, कोई भी रिएक्शन किसी वेसल में होती है, जैसे मैंने अभी कोटिंग पैन का एग्जांपल लिया था, या मान लिया ट्रे ड्रायर का एग्जांपल लिया। किसी भी प्रोडक्ट में अगर मॉइस्चर है
तो क्या करोगे उसको, भाई अगर टेम्परेचर सेंसिटिव है आपका तो क्या करोगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो उससे रिलेटेड हो जाके जहाँ पे डायरेक्ट टेम्परेचर के कांटेक्ट में ना आए, अगर टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, मान लिया कोई पाउडर है, आप क्या करोगे ट्रे में भर के लगा दोगे, ठीक, और इसको हीट करोगे, मॉइस्चर जब चला जाएगा रीडिंग देख लोगे, इसको फिर यूज़ कर लिया जाएगा है। तो अब इस जगह पे जहाँ पे ये ड्राई हो रहा है, ड्राई होने की जगह पे जिस वेसल में ये रिएक्शन हो रही है उस वेसल के साथ रिएक्शन कर जाए कुछ, और इस रिएक्शन जैसे मान लिया स्टेनलेस स्टील का है तो स्टेनलेस स्टील की इम्प्योरिटी आपकी मिल जाए आपके इस प्रोडक्ट में, तो क्या कहलाएगी, रिएक्शन वेसल की इम्प्योरिटी। जहाँ पे जिस वेसल में जिस आप इंस्ट्रूमेंट में है ये रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है, चाहे कोटिंग रिएक्शन परफॉर्म की जाए, चाहे कंप्रेशन परफॉर्म किया जाए, चाहे ग्रेनुलेशन परफॉर्म किया जाए, तो अगर उस वेसल की इम्प्योरिटी इस प्रोडक्ट में आती है दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन वेसल। अब दूसरी बात करते हैं एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटी की। एटमॉस्फेयर में देखो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल फॉर्म में ले लो या बाहर कहीं भी अगर रिएक्शन की जा रही है तो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, क्योंकि फार्मेसी की बात ड्रग की होती है और ड्रग की सिंथेसिस होती है मोस्टली इंडस्ट्री में। तो देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, देखो इंडस्ट्रियल एरिया में एटमॉस्फेयर कम क्या है, एयर आती है, ठीक, एयर आती है इसके अंदर हेपा फिल्टर से, हेपा फिल्टर से है ना, जिसका पोर साइज 0.03 माइक्रोन होता है और ये माना जाता है कि 99.997% एयर जो है प्योर फॉर्म में एरिया के अंदर आती है। अब कोई रूम है, ठीक, यहाँ पे हेपा फिल्टर लगा है, यहाँ से एयर की सप्लाई आ रही है, यहाँ पे आपका इस मशीन पे क्या है, आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग चालू है। अब इस जो बाहर की एयर है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है ना, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी आएगी, भाई नैनो पार्टिकल्स तो अंदर आएंगे ना, माइक्रो पार्टिकल नहीं आ पाएंगे। तो अब ये जो रिएक्शन सपोज करो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सिंथेसिस हो रही है, हवा से मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो क्या बन जाएगा Na2CO3। बनना था, मैन्युफैक्चरिंग किसकी होनी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, लेकिन इम्प्योरिटी एयर में आ गई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसको जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया वैसे ही बन गया क्या, सोडियम कार्बोनेट और वाटर रिमूव हो गया। तो क्या जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं है, उसकी इम्प्योरिटी है कार्बन। इसीलिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है। कोई है प्रोडक्ट है उसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जैसे एमॉक्सीसिलिन की बात करें, अगर एमॉक्सीसिलिन की बात करें, जहाँ पे भी एमॉक्सीसिलिन की सिंथेसिस होती है, फॉर्मुलेशन होता है, वहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कुछ जगहों पे तो 24 डिग्री सेल्सियस ही मांगते हैं। ह्यूमिडिटी भी 24 या 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एमॉक्सीसिलिन आपका डीकलराइज होना शुरू हो जाता है, या सफ़ेद कलर का होता है वो येलोइश कलर का होना शुरू हो जाता है, उसका कलर चेंज होना शुरू कर देता है, ठीक। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटी हैं वो इम्पैक्ट करती हैं, ठीक, मीन्स टेम्परेचर सही होना चाहिए, एयर प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर अगर होगा प्रोडक्ट का तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से वो मॉइस्चर को गेन कर लेगा और हाइड्रोलाइज हो सकता है। और इम्प्योरिटी स्टोरेज कंडीशन की बात करें, है ना, और इम्प्योरिटी की अगर बात करें, इम्प्योरिटी ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन। अब देखो कोई भी ड्रग अगर बनाई जाती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी इस बेस पे होती है कि एक पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशन बताई जाती है, पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशन कि अगर वो स्टोरेज कंडीशन अगर इसको मिलती है तब ये 36 महीने 12 महीने 20 महीने तक एज इट इज़ फॉर्म में रहेगी। अगर स्टोरेज कंडीशन में चेंज आता है, देखो जितनी भी आप दवा लेते हो सब पे स्टोरेज कंडीशन कि हाँ भाई इसको जो है 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रखना है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर रखना है, इसको 2 से 8 डिग्री पे स्टोर रखना, अलग अलग तरह के टेम्परेचर देखो आप उस पर लेबल क्लेम में दिए होते हैं, ठीक। तो इम्प्योरिटी अगर स्टोरेज कंडीशन सही नहीं हुई
तो जो स्टोर करके आपने कंटेनर में टैबलेट रखी हैं, ये टैबलेट्स क्या हो जाएंगी, डिटोरिएट हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, डिटोरिएट हो सकती हैं। मीन्स ये मे बी एक रीज़न हो सकता है कि ये टॉक्सिक भी हो जाए। तो ये क्या हो गई, हमने तो टैबलेट रखी थी, स्टोरेज कंडीशन सही नहीं हुई, डिटोरिएट होकर ये टॉक्सिक बन गई। अब उसके बाद अगर ये किसी पेशेंट को दी जाती हैं तो फ़ायदा करने की जगह ऐसा ना हो कि उसका राम राम सत्य हो जाए। ठीक। दूसरी बात करें इम्प्योरिटी की, एक्सीडेंटल इम्प्योरिटी। एक्सीडेंटल इम्प्योरिटी ये क्या है, एक्सीडेंटली हो जाती हैं। मीन्स कभी ह्यूमन की गलती से, कभी मशीन की गलती से। मशीन अगर सही से कैलिब्रेटेड नहीं है तो हो सकता है कि इस तरह की इम्प्योरिटी हो जाए। ठीक। मीन्स कोई चीज़ मिलाई जा रही है किसी मटेरियल में, मान लिया 10 ग्राम 5 ग्राम मिलानी है, गलती से 20 ग्राम गिर गई। अब कि बताया नहीं उसने, जो काम करा उसने नहीं बताया। फाइनल प्रोडक्ट की जब टेस्टिंग की गई, या कभी कभी उसको खुद नहीं पता चला, या मशीन में कैलिब्रेशन है, कम वेट की टैबलेट ज़्यादा निकल गई, उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ मशीन का। ठीक। या जहाँ पे वेट वेरिएशन चेक किया जा रहा है जिस वेट बैलेंस पे, वो वेट बैलेंस आपका कैलिब्रेटेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक्सीडेंटली इम्प्योरिटी हो सकती हैं। तो ये था सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। अगले उसमें हम देख लेते हैं क्या, इफेक्ट। इन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी का इफेक्ट क्या होगा। तो जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। अभी हमने देखा सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी कहाँ पे, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो अगर इम्प्योरिटी के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया लिया। अब अगर वो इम्प्योरिटीज़ आ गई तो इफ़ेक्ट क्या होगा फार्माकोपियल सब्सटेंस पे। फार्माकोपियल सब्सटेंस उसी तरीके का रहेगा, हार्मफुल हो जाएगा। कई बार हार्मफुल ना होकर फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, कई बार वो अनहाइजीन हो जाता है ना। मीन्स उनके इम्पैक्ट देखते हैं कि अगर उस तरह की इम्प्योरिटी आ गई तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का क्या होगा। मीन्स ठंडी अगर बढ़ गई ज़्यादा तो आपके इंसानी शरीर का क्या होगा। गर्मी ज़्यादा हो गई तो गर्मी क्या एक तरह से इम्प्योरिटी है, अगर ज़्यादा हो गई। ठीक। तो उसका इम्पैक्ट शरीर पे क्या होता है, ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, है ना, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही अगर इम्प्योरिटीज़ आ गई तो इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जिनमें इम्प्योरिटी आई हैं उनका क्या होगा, क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट क्योंकि आपको नोट्स मिल जाए, यही एक वजह लिख के समझा रहा हूँ। अदरवाइज ब्लैक बोर्ड साफ करके मैं एक्सप्लेन करके चला जाता, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे आती कि नोट्स नहीं बना पाते आप, राइट। इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़, लेवल ऑफ टॉक्सिक इम्प्योरिटी। देखो अगर टॉक्सिसिटी है लिमिट में तो वो टॉक्सिक नहीं है। इम्प्योरिटी अगर उसकी क्या एक्सीड हो गई तो ये बात अपने आप में इटसेल्फ डिसाइड हो गई कि वो इंजूरियस टू थेरेपेटिक सब्सटेंस है। इंजूरियस टू थेरेपेटिक सब्सटेंस, वर्ड को ध्यान रखो। इस यानी जो ये सब्सटेंस है, कौन सा, हमारी ड्रग, इसका अपना एक थेरेपेटिक वैल्यू होती है। मीन्स ये बुखार उतारने में मदद करती है, या फिर पेन किलर का काम करती है, या फिर किसी डिजीज़ को क्योर करने का काम करती है। तो ये जो सब्सटेंस है इसकी हेल्थ के लिए अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा हो गई दैट इज़ इंजूरियस। किसके लिए, हमारे लिए नहीं, इस सब्सटेंस के लिए। मतलब इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, और अगर ये सब्सटेंस, ये ड्रग बीमार हो गई, ड्रग बीमार हो गई मतलब बीमार कब होगी, जिस काम की है उस काम की नहीं रही, थेरेपेटिक वैल्यू इसकी चेंज हो गई, कम हो गई, तो ये ड्रग होने का मतलब ख़त्म हो जाएगा। मतलब ड्रग की हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है अगर इम्प्योरिटी इंक्रीज़ हो गई, और उसको अगर बाद में ह्यूमन को दे दिया जाए तो जब यही ड्रग ही आपकी बीमार है तो ऑब्वियसली ह्यूमन को भी बीमार कर देगी कि नहीं कर देगी, क्योंकि फिर डिसाइड होता है कि किस टाइप की इम्प्योरिटी है। ठीक। दूसरा पॉइंट कहता है कुछ टाइम के बाद, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड इवन मिनट, क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी कॉज टॉक्सिक इफेक्ट। कैसे, मान लिया कि कोई आपके पास AB ड्रग है, इसमें C की इम्प्योरिटी है बहुत कम अमाउंट में, लेकिन ये इसके साथ रिएक्ट कर सकती है और रिएक्ट करके इसको BD बना दिया।
मतलब हमको ड्रग खानी है AB, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी थोड़ी ही है, लेकिन ये इसके साथ रिएक्शन कर सकती है, रिएक्शन करके कोई तीसरा प्रोडक्ट बना दिया। मतलब खानी AB है और हमको मिल क्या रही है BD, यानी जो ड्रग खानी है वो ड्रग मिल ही नहीं रही है, दूसरी ड्रग मिल रही। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो इम्प्योरिटी है ड्रग को ओरिजिनल फॉर्म में रही नहीं गई। अब चाहे इम्प्योरिटी मॉइस्चर की हो, चाहे टेम्परेचर की हो, या किसी दूसरे एलिमेंट की हो, या दूसरे केमिकल सब्सटेंस की हो, ठीक, कुल मिला के इस ड्रग ने रिएक्ट करके कोई तीसरा मटेरियल बना लिया। बात समझ गए? दूसरी बात करते हैं, अगर बात करें इम्प्योरिटीज आफ्टर ए फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दस मेकिंग द थेरेपेटिक इनएक्टिव। कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देती हैं, जैसे कि यही हमने एग्जांपल बताया। कुछ ट्रेस अमाउंट में इम्प्योरिटी थी, एमॉक्सिसिलिन का एग्जांपल ले लो। एमॉक्सिसिलिन में अगर मॉइस्चर दे दिया जाए तो एमॉक्सिसिलिन अपने आप में ही, या फिर टेम्परेचर सेंसिटिव भी है, ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो जो उसकी बीटा लैक्टम रिंग है वो क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी। अगर ब्रेक हो जाएगी तो एमॉक्सिसिलिन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मीन्स उसकी प्रॉपर्टी, यानी वो थेरेपेटिक, अब एमॉक्सिसिलिन नहीं है तो उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। यानी थेरेपेटिक इनएक्टिव हो सकता है, थेरेपेटिक टॉक्सिक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इम्प्योरिटी से कैसे रिएक्ट करता है। दूसरा, अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं? टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ फॉर्मुलेशन में, मीन्स टैबलेट ही नहीं बनने देती हैं, ड्रग ही नहीं। क्या पॉइंट है? इम्प्योरिटीज़ ऑल्सो ब्रिंग अबाउट टेक्निकल डिफ़िकल्टी इन द फॉर्मुलेशन। सबसे आसान सी चीज़ बताता हूँ, मॉइस्चर, पानी अगर ज़्यादा हो जाए, कोई ड्रग है, आपने पाउडर ग्रेन्यूल लिया है और इसको जो है क्या किया? कंप्रेशन मशीन में डाला, ठीक। अब ये क्या है? आपके डाई पंच है ना, ये हो गया डाई, ये डाई हो गया, ये आपका पंच हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब ये यहाँ पे टैबलेट बननी है। अब इस जो टैबलेट बननी है, इस मटेरियल में मॉइस्चर ज़्यादा है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो जब कॉम्पैक्शन फोर्स लगेगा तो क्या होगा? ये जो पाउडर है या डाई वॉल पे, या तो डाई की वॉल पे या फिर पंच की टिप पे चिपक जाएगा। तो टैबलेट क्या है आपकी? पूरी निकल के बाहर इजेक्ट नहीं होगी, उसका कंटेंट कम हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, उसके कभी कभी किनारे ब्रेक हो जाएंगे, या ऊपर का पोर्शन स्टिक हो गया, साइड का पोर्शन जो है वो डाई वॉल में चिपक गया। तो क्या हो सकता है? टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, यानी मॉइस्चर की इम्प्योरिटी अगर ज़्यादा हो गई तो टैबलेट के फार्मूलेशन में, ड्रग के फार्मूलेशन में टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, और ये क्या टेक्निकल डिफ़िकल्टी है, फॉल्ट कर सकता है, राइट। और बात करें, इम्प्योरिटी रिजल्ट इन इनकम्पैटिबल विद अदर सब्सटेंस। कभी कभी इम्प्योरिटी ऐसी होती है जो ड्रग के साथ इनकम्पैटिबल होती है, ठीक। इम्प्योरिटी रिड्यूस द सेल्फ लाइफ ऑफ सब्सटेंस। इम्प्योरिटी क्या धीरे धीरे करके क्या करती है? जो ड्रग के साथ इम्प्योरिटी मिली हुई है, धीरे धीरे उसकी सेल्फ लाइफ को कम कर देती है। मीन्स आपने एक्सपायरी 36 महीने रखी, पता लगा 12 महीने में ही ये उसको बेकार एक्सपायर किए दे रही है। उसके साथ धीरे धीरे स्लो पॉइजन जिसे बोलते हैं, धीरे धीरे रिएक्ट कर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक। तो रिड्यूस कर देती है सेल्फ लाइफ कौन? इम्प्योरिटी। कभी कभी क्या होता है कि ड्रग जो इम्प्योरिटी होती है वो इटसेल्फ किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसका कलर चेंज कर देती है, ऑर्डर चेंज कर देती है, टेस्ट चेंज कर देती है, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी में कंप्लीट चेंज हो जाता है, और टैबलेट अनहाइजीन, यानी उसकी हाइजीनिक कैरेक्टरिस्टिक को चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये कुछ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी थे, उनके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो जहाँ तक सेशनल में आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो टॉपिक स्पेशली, तो ताकि कभी कभी किसी में क्या होता है, 1-2 टॉपिक पहले पढ़ाए जाते हैं, फिर चौथा टॉपिक ले लिया, 5वां टॉपिक ले लिया, इस तरह लिख के दे दो ताकि मैं स्पेशली उन्हीं टॉपिक को पहले ख़त्म करूँ। ओके, और अब सब ठीक है, अब आपको रेगुलर इसी तरह वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, बाय।